मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4। अब चैप्टर 4 जो है इसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, पहले इस पे फोकस करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स बोलते किसको है। केमिकल मीन्स होता है केमिकल रिएक्शंस। मान लीजिए आप केमिकल्स जो है केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन हो गई। केमिकल मीन्स हो गया रिएक्शन। और ये जो काइनेटिक वर्ड है ये तो हो गया आपका रिएक्शन, ठीक है। और काइनेटिक वर्ड जो है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है जिसका मीन्स होता है वेलोसिटी से, वेलोसिटी या मोशन से, ठीक है, या मोशन से। अब ये जो काइनेटिक जो वर्ड बना है ये ग्रीक लैंग्वेज के काइनेसिस से बना है। काइनेसिस ये ग्रीक वर्ड है काइनेसिस, जिसका मतलब होता है गति यानी मोशन, ठीक है कि नहीं। इट मीन्स केमिकल रिएक्शंस का वेलोसिटी, मोशन मतलब वेलोसिटी, तो केमिकल रिएक्शंस का वेलोसिटी केमिकल काइनेटिक हो गया, ठीक है। यानी इस चैप्टर में हम रिएक्शन से रिलेटेड टॉपिक है ये रिएक्शंस की जो वेलोसिटी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसकी वेलोसिटी में किस टाइप से चेंजेस होता है, वेलोसिटी क्या होती है, उसकी यूनिट्स क्या होती है और इसके इफेक्ट कौन कौन से पड़ते हैं और क्या एक दो टॉपिक और है, ठीक है। तो वही चीजें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आपको ये डेफिनेशन तो समझ में आ ही गई होगी कि केमिकल काइनेटिक क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले मैंने कहा कि रिएक्शन का वेलोसिटी, तो पहला जो डेफिनेशन है वो यही चीज है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है। जैसे गाड़ी चल रही है तो उस गाड़ी की वेलोसिटी, उसी टाइप से रेट ऑफ रिएक्शन की रेट क्या है, रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है। जैसे कि यहां पे ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। अब ये कितनी स्पीड से बना रहा है प्रोडक्ट, वो इसकी रेट हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। हो सकता है प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा हो तो वो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी बैकवर्ड रिएक्शन की, ये फ्रंट रिएक्शन की, ये बैकवर्ड रिएक्शन की हो गई। आई बात समझे। तो अपन इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि द चेंज इन concentration of product और रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम के अंदर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंजेस आया, या फिर प्रोडक्ट की जगह आप रिएक्टेंट भी बोल सकते हो, इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ये डेफिनेशन हो गई। मींस कि इसका जो कंसंट्रेशन है, इसके कंसंट्रेशन में यूनिट टाइम में कितना चेंजेस आया यहां से प्रोडक्ट बनते हुए, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो किसी भी रिएक्शन की जो रेट है वो वैसे तो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लेकिन सबसे मेन जो फैक्टर है वो कंसंट्रेशन है, ठीक है। किसका कंसंट्रेशन, इन रिएक्टेंट्स का, इन प्रोडक्ट्स का। तो रिएक्टेंट सपोज किया ये है A प्लस बी, आपस में रिएक्ट करेंगे। अब कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है, यूनिट वॉल्यूम है ये मान लीजिए, तो ज्यादा होने का मतलब हो गया कि पार्टिकल्स इसमें ज्यादा होंगे, ठीक है ना।
पार्टिकल्स पास पास होंगे, इसका इट मीन्स कंसंट्रेशन ज्यादा है। और सपोज किया एक ये है, ठीक है, इसमें कंसंट्रेशन कम है, पार्टिकल्स दूर दूर है, ठीक है। तो अब आप बताइए मुझे कि पार्टिकल्स किस में ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, ठीक है। कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। तो इन पार्टिकल्स से आपस में टक्कर होने की संभावना, पॉसिबिलिटी किस में ज्यादा होगी, इसमें होगी क्या इसमें होगी, ऑब्वियसली इसमें होगी, ठीक है कि नहीं। तो टक्करें जब इसमें आपस में ज्यादा होंगी, यानी ए और बी जितने पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे उतनी ही जल्दी क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा सी डी, ठीक है कि नहीं। इट मीन्स कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, ज्यादा होती है। कंसंट्रेशन हाई तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट भी क्या होगी रिएक्शन की, हाई, ठीक है। कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज तो रेट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब ध्यान दें आप, शुरू में यहां पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मीन्स इसका शुरू में यहां पे जो रिएक्शन हो रही है ये शुरुआत में, ठीक है, यहां से यहां पे प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये क्या बनेगा, तेजी से बनेगा। और धीरे धीरे टाइम गुजरेगा जैसे जैसे, तब इसका कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कम होता जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती जाएगी, स्लो होती जाएगी। होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादातर मॉलिक्यूल्स अब प्रोडक्ट में आ गए हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो गया। तो अब अगर हम इसका ग्राफ बना दें ऐसे, रिएक्टेंट का बता रहा हूं मैं, है ना, यहां पे टाइम और यहां पे कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो समय के साथ यानी टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज मींस कि इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होगा, पहले तो हाई फिर डिक्रीज, ठीक है कि नहीं। तो या फिर यूं बना लीजिए पूरा, थोड़ा ऐसे कर लीजिए इसको, ये डिक्रीज हो गई। और अगर ये तो रिएक्टेंट के लिए हो गया, और प्रोडक्ट की बात करें, अगर प्रोडक्ट के लिए अगर बात करें हम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पी, देखो शुरू के अंदर जब ये रिएक्टेंट था तब प्रोडक्ट था ही नहीं, इट मींस जीरो था ये, ठीक है। अब धीरे धीरे रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो यहां पे प्रोडक्ट की क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा। तो इसके कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस आ रहा है, कम से ज्यादा हो रहा है। इट मींस इसका क्या होगा, इसका ग्राफ ये हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है कि नहीं। आगे बात समझ में दोनों का, ये हो गया आपका प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट, और ये आपका रिएक्टेंट के लिए, ठीक है कि नहीं। अब देखिए आगे बात करते हैं इसमें, इसका फॉर्मूला और उससे मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्मूला निकालेंगे। अब हम बात करेंगे इसका मैथमेटिकल, इस रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला है, मतलब मैथमेटिकल। अब रेट ऑफ रिएक्शन को सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो डिनोटेड बाय आर, ठीक है ना। अब आपका सबका अलग अलग है, कुछ लोग आर ऐसे लिखते हैं, तो वो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तो इसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखें रेट ऑफ रिएक्शन का, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंजेस इन कंसंट्रेशन, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे रिएक्टेंट हो, उसके कंसंट्रेशन में जो चेंजेस होगा, ठीक है। और चेंजेस में हुआ टाइम, लगा टाइम, यानी टाइम टेकन। कंसंट्रेशन में जो चेंजेस हुआ है उसमें कितना टाइम लगा, तो फॉर्मूला उसी से बन जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंजेस इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो हम इसको फिर क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे आर इज इक्वल टू चेंजेस इन कंसंट्रेशन, मतलब कि डेल लग जाएगा, डेल सी, सी का मतलब कंसंट्रेशन। कुछ जगह आपको एक्स भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप वो भी मान सकते हो, हमने सी लिख लिया, अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, टाइम में क्या चेंज हुआ, डेल टी। ये इसका फॉर्मूला हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का। अब ध्यान दें आप,
इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, देखो T1 टाइम पे जो कंसंट्रेशन माना अपन ने C1 है, अब टाइम T2 हो गया तो इस पे जो कंसंट्रेशन हो गया C2। तो कंसंट्रेशन में जो चेंजेज आएगा वो क्या आएगा, C2 माइनस C1। ठीक है, यानी फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन T2 माइनस T1 मीन्स की फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम। तो ये चेंजेज ही तो हो रहा है C2 माइनस C1, और ये क्या हो रहा है T2 माइनस T1, टाइम में चेंजेस। यानी ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, अब देखो माना ये कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू रिएक्टेंट के लिए, ध्यान दें रिएक्टेंट के लिए मैंने कहा था आपसे रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, इसलिए इसमें नेगेटिव साइन आता है, क्योंकि डिक्रीज होने का मतलब है कि C1 ज्यादा है और C2 कम हो गई। तो C2 में से C1 माइनस करेंगे तो माइनस में ही आएगा ना साइन, समझ रहे हो, नहीं समझे। जैसे सपोज किया C1 हमारा है 10, ठीक है, अब डिक्रीज होगा तो मतलब कि C2 क्या हो गया 8। अब C2 यानी 8 माइनस 10 करेंगे तो माइनस में आएगी वैल्यू, तो रिएक्टेंट की वैल्यू माइनस में होती है, इट मींस नेगेटिव। ठीक है, डेल R रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपॉन डेल T। प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है सो उसका पॉजिटिव में आता है, या प्लस लगा लो नहीं लगाओ तो भी उसका मतलब प्लस पॉजिटिव में है वो। तो डेल P अपॉन डेल T ये प्रोडक्ट के लिए हो गया फॉर प्रोडक्ट, और ये रिएक्टेंट के लिए हो गया फॉर रिएक्टेंट। आगे बात समझे, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं RAV यानी एवरेज। अब देखिए जयपुर से एक कार जो है दिल्ली के लिए चली, तो आप जानते हैं कार की स्पीड जो है रोड के अकॉर्डिंग चेंज होगी। रोड एकदम सही होगा, चौड़ा होगा तो तेज जाएगी, अगर छोटा है खड्डे हैं तो धीरे चलेगी। वहां पे कुछ जगह ब्रेकर भी आते हैं, स्पीड कम होगी, भीड़ होगी तो स्पीड कम होगी, ठीक है कि नहीं। तो वहां पे अगर हम ये पूछते हैं कि कार का वेलोसिटी क्या है, तो उसका वेलोसिटी अलग अलग टाइम पे जो है अलग अलग है वेलोसिटी। इसलिए ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसकी वेलोसिटी फिजिक्स वगैरह में आप पढ़ते हो तो उसकी वेलोसिटी एवरेज लेते हैं, ठीक है कि नहीं। ये जो भी वेलोसिटी थी उसका एवरेज निकाल लेते हैं, जिससे कि हम उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट सही से कर पाए मेजरमेंट। सेम ऐसे ही जो रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन, उसमें भी क्या होता है कि उसकी रेट हमेशा इक्वल नहीं होती है, चेंज होती रहती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो रिएक्टेंट है इसका कंसंट्रेशन टाइम टू टाइम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो एक तरह से पहले शुरू में जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, हाई होगी, बाद में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थोड़ी पहले तो हाई होगी, ठीक है कि नहीं, और बाद में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई बात, धीरे धीरे हो जाएगी। तो फिर केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि केमिकल रिएक्शन के लिए जो वेलोसिटी है उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एवरेज रेट लेते हैं। क्या लेते हैं, एवरेज रेट लेते हैं। तो एवरेज रेट में क्या होता है
देखिए, when the change in concentration in definite time interval is divided by that definite time interval, then the rate of reaction is called average rate of reaction। ठीक है, मतलब एक फिक्स टाइम जैसे ग्राफ में अपन बात करें, मान लीजिए ये है, यहां पे हमने टाइम लिया है, ठीक है, यहां पे कंसंट्रेशन है उसका, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट में तो कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो ये डिक्रीज हुआ, ठीक है। अब पर्टिकुलर टाइम में मान लीजिए ये टाइम है आपका T1 और एक टाइम हो गया ये, यहां से यूं एक टाइम हो गया ये T2, तो यहां पे कंसंट्रेशन ये हुआ, ठीक है, C1, और अब ये डिक्रीज हो गया T2 टाइम पे, तो C2। तो कंसंट्रेशन में जो चेंजेस आया वो ये आया, मीन्स की डेल C, और टाइम में जो चेंजेस आया वो ये आया, यानी कि डेल T। ठीक है कि नहीं? तो इसके अकॉर्डिंग एवरेज रेट क्या हो जाएगी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, डेल C अपॉन डेल T, जो अभी थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन आई थी। ठीक है, और प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, यहां पे टाइम हो गया, यहां पे कंसंट्रेशन हो गया, तो प्रोडक्ट में तो इंक्रीज होता है कि नहीं? तो इंक्रीज होता है, तो मान लीजिए कि ये T1 टाइम है, इस टाइम पे उसका कंसंट्रेशन, इस टाइम पे उसका कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का ये है C1, और सपोज क्या T2 टाइम पर कंसंट्रेशन ये हो गया C2, तो यहां पे बढ़ रहा है तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू, ये आ गया आपका कंसंट्रेशन में चेंजेस डेल C, और ये हो गया टाइम में चेंजेस डेल T। सो एवरेज रेट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो पॉजिटिव साइन के साथ डेल C अपॉन डेल T। ठीक है कि नहीं? इन दोनों को मिला के आप ऐसे भी लिख सकते हो, बराबर प्लस माइनस डेल C अपॉन डेल T। तो फाइनली एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगा फॉर्मूला। आगे बात समझे? तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट अपना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब है इंस्टेंट टाइम पे किसी भी रिएक्शन की जो रेट है, उस रेट को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। इसको शो करते हैं आर लिख के आप शॉर्ट में ये लिख दीजिए INST। ठीक है,
अब ये पर्टिकुलर जैसे एक सेकंड इस टाइम पे, इंस्टेंट टाइम पे उसका रेट क्या है रिएक्शन का, वो है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप जो है बाइक चला रहे हो, ठीक है, तेजी से, कोई दिक्कत नहीं है, चला रहे हो, आपके पास आपके पापा का फोन आया और उसने कहा कि बताओ ओडोमीटर में देखकर कि गाड़ी की स्पीड क्या है। तो जस्ट आप देख के तुरंत बताते हो कि 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये उसी टाइम की स्पीड हुई कि नहीं हुई? इंस्टेंट टाइम पे ये स्पीड है। तो वैसे ही रिएक्शन की भी किसी इंस्टेंट टाइम पे जो रिएक्शन होती है, जो रेट होती है, वो उसका क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। समझ रहे हो? तो अपन कह सकते हैं डेफिनेशन कि द रेट ऑफ रिएक्शन एट every instant of time, यानी किसी भी टाइम पे, किसी भी क्षण पे, इंस्टेंट टाइम पे, is called instantaneous rate of reaction, यानी RINST। ठीक है? तो किसी भी टाइम पर ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन होता है इंस्टेंट। अब अगर मान लीजिए किसी रिएक्टेंट के लिए अगर बात करेंगे अपन, तो रिएक्टेंट में क्या होता है हम जानते हैं, ये होता है रिएक्टेंट भैया, कंसंट्रेशन कमी तो होता है रिएक्टेंट में, ये टाइम और ये कंसंट्रेशन। तो यहां पे इंस्टेंट टाइम के लिए अपन क्या करें, यहां पे आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इंस्टेंट टाइम मतलब ये पॉइंट ले लिया यहां पे रेट, इस टाइम पे, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ये हो गया। ठीक है कि नहीं? ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट के लिए बात करें, ध्यान दें यहां से एक चीज आने वाली है, ये टी टाइम है, टाइम है इधर, मतलब ये कंसंट्रेशन हो गया, फॉर रिएक्टेंट है ये, रिएक्टेंट के लिए, और ये प्रोडक्ट के लिए। तो प्रोडक्ट के लिए ये होगा इंस्टेंट टाइम, मान लो इस टाइम पे, यहां से इस टाइम पे ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। अब जब भी देखो इंस्टेंट टाइम की बात होती है कि ये 11 बजे से लेकर 12 बजे का कोई भी इंस्टेंट टाइम होता है ना, तो उसका मतलब होगा टाइम कम हो रहा है। ठीक है? एक छोटा सा टाइम चाहिए अपन को, इंस्टेंट टाइम का मतलब एक सेकेंड मान लीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, ये 60 मिनट का टाइम है और यहां से कहां किस तरफ बढ़ रहे हैं, एक सेकेंड के पास बढ़ रहे हैं, मतलब टाइम किस तरफ जा रहा है, टाइम जा रहा है जीरो की तरफ। तो इंस्टेंट टाइम को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सो यानी टाइम लिमिट है, इंस्टेंट टाइम पे लिमिट हो गई ये आपकी लिमिट, टाइम लिमिट T0। क्लियर? इसलिए हमारा जो एवरेज इक्वेशन था ना, RAV इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या था, डेल C अपॉन डेल T। तो इंस्टेंट टाइम के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब है कि इस डेल की जगह डी लगा दो। आपको अगर ऐसे याद नहीं रहता है तो ऐसे याद रख लो कि डी फॉर डेल, तो डी फॉर डेल होता है ना, तो इसका डी फर्स्ट लेटर लिख लो आप डेल का, यानी कि इंस्टेंट के लिए क्या हो जाएगा, RINST इज इक्वल टू प्लस माइनस DC अपॉन DT। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है कि नहीं? आगे बात समझ में आपको? चले आगे। इसमें एक चीज और बता देते हैं, छोटा सा टॉपिक है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल का मतलब होता है कि प्रारंभ में, हिंदी में बोले तो शुरुआत में, और शुरू में तो हम जानते हैं कि T इजिकल टू क्या होता है, T इजिकल टू क्या होता है, जीरो, यानी कि जीरो टाइम पे उसकी जो रेट है
वही क्या होगी, इनिशियल रेट होगी। उस रिएक्शन की 0 टाइम पे जो रेट होगी वही उसकी इनिशियल रेट होगी। तो ग्राफ क्या बन जाएगा, ये टी है, 0 टाइम तो यहां पे होगा, तो यहां पे इसकी रेट ये हो जाएगी किसी भी रिएक्टेंट के लिए, है कि नहीं, ये उसकी रेट हो जाएगी 0 टाइम पे रिएक्टेंट के लिए। और प्रोडक्ट के लिए बात करेंगे तो प्रोडक्ट का ये होगा, तो ये 0 टाइम, ये है 0 टाइम, तो इस पे उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ये होगी, एक तरह से कम है, और ये क्या है, ज्यादा है। आगे बात समझे, तो ये इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन होता है। अब देखिए, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखें, क्योंकि इससे हम कभी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ये फॉर्मूले यूज होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो फॉर्मूला आया था उसको याद करें आप। R इजिकल टू प्लस माइनस, रिएक्टेंट के लिए तो हम नेगेटिव यूज करेंगे और प्रोडक्ट के लिए प्लस। ये था डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। इसी से देखें, माना एक एग्जाम्पल अपन ने लिया, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी। देखिए पीडीएफ, जो नोट्स की पीडीएफ है, हो सकता है वहां पे कुछ और लिखा हुआ हो, हमें तो एक मानना है, तो आप कुछ भी मान सकते हो। आप यहां पे एन ए मान सकते हो, N1 A या N2 B, M1 C, M2 D भी मान सकते हो, ठीक है कि नहीं। नोट्स के अकॉर्डिंग मानना चाहो तो नोट्स के अकॉर्डिंग मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मान लिया ये। अब यहां से ये बन रहा है C कैपिटल C प्लस D कैपिटल D, ठीक है। अब इस रिएक्शन में देखो, ये आप सोच रहे होंगे कि स्मॉल कैपिटल का क्या मतलब है, स्मॉल क्या है, कैपिटल क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो कैपिटल चीजें है ना, ये जैसे ये ए और बी, ये कैपिटल है, ये रिएक्टेंट है। क्या है ये, रिएक्टेंट। और ये जो सी और डी कैपिटल नजर आ रहा है आपको, ये प्रोडक्ट है। क्या है ये, प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके साथ में ये लगा हुआ है रस समीकरण मिति, मतलब की स्ट्राइकोमेट्री। और स्ट्राइकोमेट्री मींस की मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्ट्राइकोमेट्री मींस आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहां पे, 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O, ठीक है। तो यहां पे ये तो रिएक्टेंट हो गया हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन रिएक्टेंट हो गया, ये H2O प्रोडक्ट हो गया। ये स्ट्राइकोमेट्री है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका कितना हो गया, एक। कुछ नहीं है तो मतलब उसका एक होगा, ठीक है कि नहीं। इसका कितना हो गया, दो। तो ये स्ट्राइकोमेट्री है। आगे बात समझे। चलो अब हमारी जो रिएक्शन इमेजिन की थी उसकी बात करते हैं। ये क्या है, रिएक्टेंट है। तो इसके लिए ये जो स्टाइकोमेट्री ना, ये फ्रंट में आ जाता है डिफरेंशिएशन के पहले, मतलब कि R इजिकल टू, रिएक्टेंट के लिए माइनस यूज करते हैं, सो माइनस, ये स्टाइकोमेट्री यहां पे अपोन में आएगा, जैसे 1 यहां पे कितना है, A है ना, तो ये आएगा 1/A, ऐसे ध्यान देना इस चीज पे। और ये है आपका रिएक्टेंट, तो ये आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग DA/DT, ठीक है। दूसरा रिएक्टेंट ये है, इसके लिए देखिए माइनस 1/B आ जाएगा, DB/DT। प्रोडक्ट के लिए चलते हैं, प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट में प्लस में आता है 1/C, तो ये हो जाएगा DC/DT। ये चीज जो है हम इससे लिख रहे हैं, प्लस इसके लिए हो जाएगा 1/D,
dt। तो ये तो प्रोडक्ट के लिए होगा, और ये तो रिएक्टेंट के लिए हो गया, और ये प्रोडक्ट के लिए हो गया। ठीक है कि नहीं? डिफरेंशिएशन का साइन हटा के आप डेल भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब यहां पे ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है, मतलब कि ये तो छोड़ दो आप, हम लिख देंगे केवल ये माइनस डी ए अपॉन डी टी। ये शो कर रहा है क्या? रेट ऑफ डिस अपीयरेंस डिसोसिएशन बोल दो जी आप, ऑफ ए। मतलब इसका मतलब ये है कि जो ए रिएक्टेंट है ना, उसकी जो रेट गिर रही है, तो उस गिरने का जो भी है वो है ये। इसका मतलब ए रिएक्टेंट का लुप्त होने की दर, लुप्त होने की दर मतलब रेट, कि ए रिएक्टेंट कितनी तेजी से या कितना धीरे गायब हो रहा है। गायब हो रहा है मींस कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है कि नहीं? अब यहां पे आएगा, ये क्या है? ये बी का हो जाएगा, माइनस डी डेल बी अपॉन डी टी। ये क्या है? रेट ऑफ बी, डिसअपरेशन ऑफ बी। ठीक है? यानी कि ये बी रिएक्टेंट के लुप्त होने की दर है, रेट है, कि बी जो है किस रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। आई बात समझे? फिर इसकी बात करते हैं प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट तो क्या हो रहा है? बनता है। वहां पे तो लुप्त की जगह क्या लिखेंगे? बनना। ठीक है ना? बनने की दर हो जाएगी। तो ये आएगी आपकी डी सी अपॉन डी टी। ये क्या है? ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन। बनने को बोलते हैं फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सी। ठीक है? और ये हो जाएगा डी डी अपॉन डी टी बराबर रेट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट डी, यानी प्रोडक्ट डी के बनने की दर है। ये बनने की दर, ऐसे समझ लो कि वो कितना स्पीड से बन रहा है। सी कितना स्पीड से बन रहा है? इसी स्पीड से। बी कितनी दर से लुप्त हो रहा है? इस दर से। ए किससे? इससे। ठीक है? ये ध्यान देना। आगे बात समझे? चलो अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, इस डेरिवेशन पे, इस फॉर्मूले पे अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल। अब यहां पे मैं क्वेश्चन आपको लिखूंगा नहीं, आप अपने नोट्स लेके बैठे और क्वेश्चन उसमें रीड करें। क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। H2 and N2, H2 and N2 gas are obtained by decomposition of अमोनिया। यानी कि ये है, अमोनिया का डिकम्पोजिशन किया, ब्रेक किया इसको, तो H2 और N2 का फॉर्मेशन हुआ। H2 और N2 और H2 गैस बनी। ठीक है? आगे देखिए क्या है क्वेश्चन। इन द कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंक्रीज। H2 का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा है 0.5 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है? आफ्टर 30 सेकेंड, यानी कि 30 सेकेंड बाद, देन कैलकुलेट द डिकम्पोजिशन रेट ऑफ अमोनिया। अमोनिया का डिकम्पोजिशन की रेट कैलकुलेट करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन एंड फॉर्मेशन रेट ऑफ N2। हमें क्या निकालना है? हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, यानी R, और फॉर्मेशन रेट ऑफ N2 मीन्स कि ये निकालना है हमें D N2 प्रोडक्ट है जो प्लस में आएगा, अपॉन dt, ये प्लस में आएगा। ये फाइंड करना है अपन को। ठीक है? अब देखिए, उसने दे रखा है ये चीज, तो क्वेश्चन में दे रखा है H2 के लिए, सॉल्यूशन कर रहे हैं, प्लस
H2 क्या प्रोडक्ट है, प्लस आएगा, इसलिए समझ रहे हो ना। थोड़ी देर पहले लिखा था अपन ने DH2 अपॉन dt, यही है हाइड्रोजन के लिए फॉर्मेशन का रेट। हाइड्रोजन का फॉर्मेशन का रेट यही है। तो यहां पे ये तो कितना है, ये तो है 0.5 मोल पर लीटर, और ये कितना दे रखा है 30 सेकेंड। आगे बात समझे, चलो आगे सोल्व करते हैं इसको। तो हाइड्रोजन के आगे कितना लगा हुआ है, देखो मैंने कहा था इस चीज को अपन बटे में लिखते हैं, 1/3 हो जाएगा। इट मीन्स इसका रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1/3 1/3 डेल H2 अपॉन डेल T। बोलो क्या कहते हो, ठीक है। वैल्यूज रख दीजिए यहां पे, तो 1/3 मल्टीप्लाई 0.5 इसकी वैल्यू और डेल टी की वैल्यू 30 सेकेंड है, ठीक है कि नहीं। अब पॉइंट हटा दो, ये तो पॉइंट हटा दो तो नीचे एक जीरो लग जाएगा, 30 सेकेंड का क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। जब अपन ने इसको सोल्व किया तो R इज इक्वल टू 5/9 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो गुणा कर लो भाई, ठीक है। अब ये देखिए, इसको और सोल्व करो, 5 को 9 से डिवाइड करो, तो 5 को 9 से डिवाइड किया तो ये आया 0.55 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। तो हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। साइंटिफिक फिगर में जब लिखेंगे तो पॉइंट एक डिजिट नॉन जीरो के पास सरकेगा। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जब पॉइंट इस तरफ सरकता है तो पावर में एडिशन होता है जितना नंबर सरकता है, ठीक है। और जब पॉइंट इस तरफ सरकता है तो पावर में क्या होता है, घटा होता है, घटा देते हैं जितना नंबर सरकता है। तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू, ये पॉइंट यहां सरक रहा है 5.5, यानी एक डिजिट सरका है तो यहां पावर में एक डिजिट, एक नंबर आप बढ़ा दो -3 मोल लीटर यूनिवर्स सेकेंड यूनिवर्स। ये यूनिट है, ध्यान दे, ये रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है, ये रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है, ठीक है कि नहीं। अब ये तो आ गया आपका क्या, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन रेट आ गया, ठीक है कि नहीं। अब आगे देखिए हमें क्या बनाना है, हमें एक और चीज फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है इस अमोनिया का डिकम्पोजिशन किस रेट से हो रहा है, किसका, अमोनिया का। तो देखिए अमोनिया का डिकम्पोजिशन की अगर बात करें, R इज इक्वल टू डेल NH3 अपॉन डेल T। अब यहां पे देखो ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, ध्यान दें आप, यहां नाइट्रोजन 2 है, यहां नाइट्रोजन 1 है, तो यहां क्या लगेगा 2 लगेगा। तो ये क्या आ जाएगा यहां पे रिएक्टेंट में -1/2। आगे बात समझे, माइनस इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट है, ठीक है। ये 2 इस तरफ भेज दो तो ये हो जाएगा आपका 2R इज इक्वल टू माइनस डेल NH3 अपॉन डेल T। वैल्यूज जब रखेंगे अपन, R की वैल्यू रख दो ना, हमारे पास R था भी थोड़ी देर पहले, निकाला है अपन ने, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5.5 इंटू 10 की पावर -3 बराबर माइनस डेल NH3 अपॉन डेल T, ठीक है। इसलिए अब इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 10 की पावर -3, ये सेम ऐसे कैसे एज इट यू। इसको देखो हम पॉइंट के अंदर डालें तो 1.1 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा -2 मोल लीटर यूनिवर्स सेकेंड यूनिवर्स। इसकी वैल्यू आ गई, अमोनिया का डिकम्पोजिशन की वैल्यू ये आ गई। आगे बात समझे। अब वो नाइट्रोजन का पूछ रहा है तो नाइट्रोजन का भी निकाल लेंगे, सभी का निकाल लिया यहां पे। तो क्या होगा, नाइट्रोजन तो पॉजिटिव है ना, तो डेल N2 अपॉन
डेल टी, ठीक है कि नहीं, इजिकल टू आर, तो आर के बराबर ये, और आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू ये नहीं, देखो अभी निकाली थी अपन ने, यहाँ पे वही रख दो, 5.5 इंटू 10⁻³ यही हो जाएगा, मतलब आर IN2 यानी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के एक ही तरह से बराबर ही है। तो ये हो गया नाइट्रोजन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स।